नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 18 मई, तो 18 मई से संबंधित सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो 18 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। तो ये एक प्रकार का डैशबोर्ड है, ये विकसित किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। और इस डैशबोर्ड के माध्यम से संकट के समय जो अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये कार्य करेगा, और दूसरी बात जनता को महत्वपूर्ण जानकारी देगा ये वाला डैशबोर्ड। तो इसीलिए ये विकसित किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। और कुछ समय पहले ही IIT गांधीनगर के द्वारा युवाओं कौशल, जितने भी युवा होते हैं तो उनके कौशल विकास से संबंधित एक परियोजना चली थी जिसका नाम था IF परियोजना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम का नाम है गोल, और ये कार्यक्रम शुरू किया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। और इसमें जो सहयोग दिया है वो दिया है फेसबुक ने, मतलब कि फेसबुक की सहायता से ये कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है गोल। और इस कार्यक्रम के तहत होगा क्या, तो जितने भी आदिवासी युवा हैं तो उनके अंदर जो स्किल होती है वो तो उसी स्किल के लिए डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब उसी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए ये गोल नामक कार्यक्रम चलाया गया है। बात करते हैं यहाँ पे जो गोल है, गोल की फुल फॉर्म होती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए किसके साथ 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए। इस बैंक का नाम है AIIB, मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और ये जो 145 मिलियन जो डॉलर का समझौता हुआ है, और इस समझौते के माध्यम से होगा क्या, तो ये जो 145 मिलियन डॉलर है तो इस रुपयों से पश्चिम बंगाल की जो सिंचाई परियोजना है उनके लिए पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद सिंचाई को भी विकास मिल सकेगा। ये जो ऋण समझौता हुआ है जो कि किया है पश्चिम बंगाल की सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने AIIB के साथ। बात करें अगर AIIB की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। स्थापना हुई थी इस बैंक की 2016 में, और प्रेसिडेंट हैं इसके जिन लिकुन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। तो ये थर्मल कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, और उन लोगों के लिए जो कि कोरोना संबंधी जो लड़ाई हो रही है उसमें शामिल हुए हैं, जैसे पुलिस हो गई या डॉक्टर हो गए, तो उन लोगों से संबंधित है। और इसका नाम है थर्मल कॉम्बैट हेडगियर। और ये होगा क्या, इसके माध्यम से जो भी टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो इस हेडगियर के माध्यम से होगा क्या, तो इसमें 10 से लेके 15 मीटर की दूरी से लोगों का टेम्परेचर को मापा जा सकता है। इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं बनेगा। क्योंकि ये लॉन्च किया है दिल्ली ने, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। इनका नाम है DN पटेल। अगर वहीं बात करें IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली ने कुछ समय पहले एनसेफ नाम से एक मास्क का भी निर्माण किया था। इस मास्क का नाम दिया था एनसेफ। उसके बाद जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक नाम था आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद IIT दिल्ली ने कोविड-19 का अनुमान लगाने के लिए एक इसका नाम था प्रकृति नाम से एक वेब आधारित डैशबोर्ड था, इसका विकास किया था। उसके बाद बात करें तो एक है IIIT दिल्ली, IIIT है, ये IIT दिल्ली नहीं है, IIIT दिल्ली। और IIIT दिल्ली के द्वारा क्या किया गया था, तो कोविड-19 की चेतावनी देने के लिए बास कोरोना मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया था। उसके बाद बात करें तो दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए एक्सेस कोरोना नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जो कि केवल दिल्ली के अधिकारियों के लिए ही था, सामान्य लोगों के लिए नहीं था। उसके बाद पूसा परिशोधन व स्वच्छता जो सुरंग है उसका भी उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में ही किया गया है। और ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो इसकी भी शुरुआत किसने की थी, तो ये दिल्ली ने की थी ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत। उसके बाद 5T जो थी, जिसमें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना भी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें जो 5T है, इसमें पहली टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरी टी का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरी टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथी टी का मतलब है टीम वर्क, और पाँचवीं टी का मतलब है ट्रैकिंग। तो ये 5T योजना थी जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्मचारियों को मिलने वाले 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है।
तो ये किस राज्य ने घोषणा की है? ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ये घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए जो 7 प्रकार के भत्ते मिलते थे अब उनके लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि ये घोषणा कुछ समय के लिए हुई है, जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, जब तक ये लागू। अब चूंकि ये लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था किसने? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद बात करें तो अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर बात करें तो इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है अभी कुछ समय पहले। और प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला जो सरकारी अस्पताल है देश का, वो कौन बना है? तो वो उत्तर प्रदेश का ही अस्पताल है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। उसके बाद बात करें तो वर्चुअल कोर्ट मतलब कि आभासी कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन का चावल वितरण भी किया गया है। पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है नोएडा में स्थापित किया गया है। और टीम 11 का भी गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि ये कोरोना वायरस से संबंधित है। टीम 11 कोरोना वायरस से निपटने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बैंक पड़ती है जिसका नाम है सिडबी बैंक। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो नए उद्यमियों के लिए सिडबी बैंक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी। उसके बाद सिडबी बैंक ने ही जो सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम से संबंधित जो जानकारी होती है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया था, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसका नाम दिया गया था इंडिया एसएमई सर्विस। उसके बाद बात करें तो अभी सिडबी बैंक ने ही लघु व मध्यम उद्योग के लिए एक ऋण योजना भी चलाई है और इस ऋण योजना का नाम है सेफ प्लस ऋण योजना। और भारत और ब्रिटेन के बीच जो पाँचवां संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ था इन दिनों, उसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में किया गया था। और गाजियाबाद में कहाँ पे? तो ये गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पे। और गाजियाबाद शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल भी चलाया था। उसके बाद गाजियाबाद में जो अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुआ है। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक का आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश के एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कानपुर पड़ता है। और आईआईटी कानपुर के द्वारा क्या हुआ था? तो आईआईटी कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया है। उसके बाद भारत के जो पहले पशु स्मारक की स्थापना की जाएगी वो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, वहाँ पे की जाएगी। उसके बाद बात करें तो सैमसंग जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है, फ़ोन निर्माता कंपनी है, तो सैमसंग के द्वारा पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई स्थापित की जाएगी, वो उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में ही स्थापित की जाएगी। उसके बाद बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान जो कांग्रेस हुए थे उसका जो आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था। और लखनऊ में ही 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। और एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। तो गोरखपुर से 2 क्वेश्चन है कि गोरखपुर की मूल निवासी हैं सामिया नसीम इनका नाम है। और सामिया नसीम के लिए शिकागो में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। और गोरखपुर में ही जो भारत के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अशफाक उल्ला खां, तो शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पे भी एक चिड़ियाघर स्थापित होगा। ये कहाँ पे? तो ये होगा गोरखपुर में। भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है जिसका नाम है कुशीनगर में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी की जो स्थापना की जाएगी वो उत्तर प्रदेश के जिले जिसका नाम है ग्रेटर नोएडा में ही की जाएगी। डिफेंस एक्सपो जो 2020 का आयोजन किया गया था वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था। और पहला भारत और अफ्रीका जो सम्मेलन था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। पायलट परियोजनाओं के निर्देशानुसार मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल लाएगी कृषि से संबंधित, तो उन्हीं नीतियों के द्वारा ही अब इस राज्य में खेती की जाएगी। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है तेलंगाना। अब बात करें अगर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद।
मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान, मतलब कि राघवेंद्र सिंह चौहान। और तेलंगाना की अभी तेलिया रूमाल के लिए GI टैग भी दिया गया है। उस रूमाल का नाम है तेलिया रूमाल, और इसके लिए जो कि तेलंगाना का रूमाल है इसके लिए GI टैग दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे तो अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए जो ICMR है, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ICMR ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। और भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है, तो ये हैदराबाद की कंपनी है। उसके बाद बात करें तो अभी जो सस्ते वेंटिलेटर निर्माण करने के लिए हैदराबाद की ही एक कंपनी है जिसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी नाम है इसका, और इस कंपनी ने IIT कानपुर के साथ भी समझौता किया है। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो लाल से कोविड-19 का पता लगाने के लिए ई कोब सेंस नामक डिवाइस का भी निर्माण किसने किया था, तो हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि हैदराबाद में ही पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे तो तेलंगाना राज्य ने व्यक्तियों की लाइव ट्रैकिंग के लिए कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम भी लॉन्च करने की घोषणा की थी। उसके बाद बात करें तो अभी IIT जो हैदराबाद है, तो IIT हैदराबाद के स्टार्टअप जो है एरोबियोसिस इनोवेशन, उसका नाम है एरोबियोसिस इनोवेशन ने कम लागत वाले जीवन लाइट नामक वेंटिलेटर का भी निर्माण किया है, मतलब कि IIT हैदराबाद के द्वारा इस वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। उसके बाद बात करें तो लोगों के लिए सैनिटाइज करने के लिए बी शेप टनल जो बनाया गया है, मतलब कि ये जो टनल है, बी शेप टनल की स्थापना कहाँ की गई है, जो ये तेलंगाना में की गई है। और जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे जिनका नाम है बी प्रवीण राव इनका नाम है, तो इनके लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी दिया गया है। उसके बाद विंग्स इंडिया प्रदर्शनी 2020 हुई थी, उसका आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही किया गया था। उसके बाद नागोबा जात्रा एक महोत्सव है, तो इसका आयोजन किया जाता है आदिलाबाद जिला में, जो कि कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। उस महोत्सव का नाम है नागोबा जात्रा नाम है। अगर मैं बात करूँ धानु जात्रा जो महोत्सव है वो मनाया जाता है उड़ीसा में। उसके बाद बात करें तो तेलंगाना का जो पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था वो लक्कमपल्ली गांव में खोला गया था, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि निजामाबाद ज़िले में पड़ता है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी बना है हैदराबाद। उसके बाद बात करें तो अभी तेलंगाना की एक लड़की हैं जिनका नाम है मालवत पूर्णा। तो मालवत पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मासिक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई भी पूरी की है, और ये 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला भी बनी है। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जॉन्स लॉन्ग लासेल की एक सिटी मोमेंटम सूचकांक 2020 जारी किया गया था, जिसमें कि विश्व के सबसे डायनामिक शहरों में जो पहला शहर आया था वो तेलंगाना का हैदराबाद आया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 कहाँ पर भारतीय नौसेना में कमीशन की गई है, तो ये एक प्रकार की लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है जिसका नाम है INLCU L57। ये जो कमीशन की गई है वो की गई है पोर्ट ब्लेयर में। और ये जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है इसके लिए गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है, और ये शामिल होने वाली सातवीं लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है, 7वें नंबर की है। हालांकि 8 का निर्माण किया जाएगा, और 8 में ये 7वीं है जो कि कमीशन कर दी गई है अब इंडियन नेवी में। और कहाँ से कमीशन की गई है, तो पोर्ट ब्लेयर से कमीशन की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों तथा पेशेवरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो ये एक प्रकार से ऋण योजना है जो कि छोटे व्यापारियों के लिए पेश की है गुजरात राज्य सरकार ने, और इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। और इस योजना के माध्यम से जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए 3 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा, 3 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का, और उस पर 2% का केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अब बात चली है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित एक क्वेश्चन और है, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि जल जीवन मिशन के लिए सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली लागू की है गुजरात राज्य सरकार ने। हालांकि ये जो
सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली है जो कि जल जीवन मिशन के लिए लागू की गई है। तो इसके माध्यम से होगा क्या, तो अभी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक के घर में स्वच्छ पानी जाना चाहिए, तो उसी के लिए लेकर ये एक सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली है। तो इस सिस्टम के माध्यम से होगा क्या कि कितना स्वच्छ जल कहाँ तक मतलब कि कहाँ तक पहुँचा है और कितना वेस्ट हुआ है, कितना उसका यूज किया जा रहा है, तो इन सभी बातों पर निगरानी करेगा ये सिस्टम। अब बात करते हैं गुजरात की, तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं गुजरात से। एक तो ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना वाला, और ये जल जीवन मिशन के तहत सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने वाला। अगर बात करें गुजरात की, तो अहमदाबाद शहर में अभी होम डिलीवरी के लिए जो डिजिटल भुगतान होता है, डिजिटल पेमेंट होता है, उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनके द्वारा भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को भी लॉन्च किया गया है। और इस जो सीलिंग मशीन है मतलब कि सिलाई मशीन है, तो इसके माध्यम से होगा क्या, तो पीपीई जो किट होती हैं मतलब कि पर्सनल इक्विपमेंट जो होती हैं उनका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार ये कहा गया था कि वित्त वर्ष जो 2019-20 रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष राज्य रहा है वो कौन सा रहा है, तो वो रहा है गुजरात। और बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ही की गई है। और गुजरात राज्य ने कुछ समय पहले सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत तीसरे चरण को भी शुरू किया गया है। उसके बाद बात करें तो सैनिटाइज टनल स्थापित करने वाला पहला जो स्टेशन बना है वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बना है। उसके बाद बात करें तो छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए ही IIT गांधीनगर के द्वारा आईजैक परियोजना भी शुरू की गई है। उसके बाद बात करें तो अभी टसर गन का प्रयोग करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है, तो ये गुजरात राज्य की ही पुलिस बनी है जो कि टसर गन्स का यूज़ करेगी। उसके बाद बात करें तो अभी दुनिया की जो पहली उड़ने वाली कार है उसका भी निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो उसका निर्माण गुजरात में किया जाएगा डच कंपनी के सहयोग से। सोलर रूफटॉप स्थापित करने में जो शीर्ष राज्य रहा है वो कौन सा रहा है, तो वो गुजरात ही रहा है। उसके बाद बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे, तो उनके आयोजन में जो अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नया नाम हो गया है सरदार पटेल स्टेडियम, तो उसमें नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। भाई अगर बात करें तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भी यही है, और जो सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो अहमदाबाद गुजरात में ही की गई है। और खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये गुजरात में ही पड़ता है जिसका नाम है सुरेंद्र नगर एक ज़िला पड़ता है, तो सुरेंद्र नगर में ही की गई है। उसके बाद बात करें तो मिस टीन इंटरनेशनल 2020 की जो विजेता रही थी उनका नाम था आयुषी ढोलकिया, जो कि बिलोंग करती हैं बड़ौदा से। तो मिस टीन इंटरनेशनल 2020 का खिताब जीता है आयुषी ढोलकिया ने, जो कि बड़ौदा से बिलोंग करती हैं। वहीं बात करें तो 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये अहमदाबाद में ही किया गया था, जो कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में ही पड़ता है। और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाने वाला पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी गुजरात का ही बना है, और इसका नाम है गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कि जामनगर में स्थित है। उसके बाद बात करें तो अभी आश्वस्त नामक पहल की शुरुआत भी की गई थी, अमित शाह के द्वारा गुजरात में ही की गई थी इसकी शुरुआत। उसके बाद बात करें तो भारत के पहले जो समुद्री संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है, तो गुजरात में एक जगह पड़ती है लोथल, और सिंधु सभ्यता से भी संबंध है इस लोथल का। उसके बाद बात करें तो भारत का पहला CNG टर्मिनल जो कि भावनगर में खोला गया है, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। भारत की पहली बैटरी चालित जो सिटी बस सेवा है वो भी जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ से ही शुभारंभ किया गया है इसका। भारत का पहला कैरोसिन जो मुक्त जिला है वो भी गांधीनगर ही बना है। उसके बाद बात करें भारत के पहले डायनासोर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो गुजरात में की गई है, गुजरात के माही सागर जिले में स्थापना की गई है। उसके बाद बात करें तो गुजरात की ही हैं अंकिता रैना, जो कि टेनिस से संबंधित हैं, तो इनके द्वारा जो थाईलैंड में ITF टेनिस टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किया गया था उसमें ये महिला वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता था, जो कि जिनका नाम है अंकिता रैना, और ये बिलोंग करती हैं गुजरात से। उसके बाद बात करें तो अभी चिंतन शिविर का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये गुजरात में ही किया गया था। उसके बाद चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो गुजरात में ही एक जगह पड़ती है इसका, और इस शहर का नाम है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में ही किया गया था। कुछ समय पहले ही बसंतोत्सव नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, इसका भी आयोजन गांधीनगर में ही किया गया था। उसके बाद देश की जो पहली उड़ने वाली कार है उसका भी निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो उस कार का निर्माण गुजरात में ही किया जाएगा डच कंपनी के सहयोग से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है हाल ही में किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक निर्यात संबंधन मंच की स्थापना की गई है, तो
इसमें पूछा गया है कि किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। तो ये चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को सामाजिक सुधार पैकेज के रूप में $1 बिलियन देने की भी घोषणा की है। तो 1 बिलियन का ये डॉलर दिया जाएगा भारत के लिए, जो कि सामाजिक सुधार पैकेज के रूप में देगा। कौन देगा इसके लिए? तो विश्व बैंक देगा। और ये उन लोगों के लिए है जो कि कोविड-19 से प्रभावित गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए ये पैकेज है। अगर बात करें विश्व बैंक की, तो स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और MD और CFO हैं विश्व बैंक की अंशुला कांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने एक घोषणा की है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जो भी रेल यात्री हैं, जो भी ट्रेनों में यात्रा करेंगे, तो उनके लिए अब आरोग्य सेतु नामक जो ऐप चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि एक ट्रैकिंग ऐप है, तो ये रखना अनिवार्य कर दिया है अपने अपने मोबाइलों में। और आरोग्य सेतु से एक क्वेश्चन और भी था कि 13 दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का जो रिकॉर्ड है वो आरोग्य सेतु ने ही बनाया है। और इसने रिकॉर्ड तोड़ा था किस ऐप का? तो पोकोमैन जो पहले ऐप था उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये एक ट्रैकिंग ऐप है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद बात करें, चूँकि ये अनिवार्य किया है भारतीय रेलवे ने, तो रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल और रेल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विनोद कुमार यादव, मतलब VK यादव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस है ये मनाया जाता है 16 मई के लिए। तो 16 मई के लिए मनाया जाता है हर वर्ष ये। और इसके लिए मनाता कौन है? तो इसके लिए मनाता है यूनेस्को। और ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जो कि 16 मई के लिए मनाया जाता है, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो हमारे दैनिक जीवन में और हमारे मतलब कि व्यक्ति के जीवन में, और कहते हैं बात करें तो चिकित्सा हो गई या प्रत्येक क्षेत्र हो गए, जैसे चिकित्सा हो गई, संस्कृति हो गई, कला हो गई, तो उसमें जो प्रकाश का कितना महत्व है, तो वो उससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए और प्रकाश की जो इम्पोर्टेंसी है उसके लिए बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है 16 मई के लिए। और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और ये 16 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने 16 मई 1960 को, इनका नाम था, भौतिक शास्त्री का नाम थियोडोर मैमन, इनके द्वारा पहली बार लेजर जो लाइट होती है उसका सफल संचालन भी किया गया था। अब 16 मई के लिए 3 दिवस मनाए गए हैं, तो मैं तीनों बता दे रहा हूँ। एक तो ये 16 मई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। उसके बाद 16 मई को लिए ही मनाया गया है सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस, मतलब कि सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 16 मई के लिए। और किस क्रम का है? तो 45वां स्थापना दिवस है, क्योंकि 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसके तहत 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में शामिल हो गया था सिक्किम भारतीय संघ में। तो 16 मई को सिक्किम का भी स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके बाद 16 मई के लिए ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। और ये जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो डेंगू के प्रति जागरूकता है उसके लिए फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बात करें, ये जो डेंगू रोग होता है इसका जो वाहक होता है वो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। और इस रोग में शरीर की जो प्लेटलेट्स हो जाती हैं उनमें कमी आ जाती है। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं उन पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 15 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 15 मई के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये इसीलिए मनाया जाता है कि हमारी फैमिली में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में परिवार की कितनी अहम भूमिका रही है। तो उसी भूमिका को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 15 मई के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 मई के लिए एक दिवस और भी मनाया जाता है कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। ये हालांकि हर वर्ष 15 मई के लिए नहीं मनाया जाता है, ये मई के हमेशा तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें कुछ अन्य दिवसों के रिवीजन की, तो 12 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नरसेज दिवस। 11 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। 9 मई के लिए मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 मई के लिए मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस दिवस। चूँकि ये है जो हेनरी ड्यूरांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, इसीलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 8 मई के लिए। 7 मई के लिए मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 7 मई को ही मनाया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती भी मनाई गई है। और ये जो 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है, तो इसी के उपलक्ष्य में जो इजराइल एक देश है, तो इजराइल देश ने घोषणा की है कि वह अपने
जो देश का एक सड़क है जिसका नाम है तेल अवीव सड़क। तो तेल अवीव सड़क का जो नाम रखेगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखेगा। इसराइल देश ने इस बात की घोषणा की है। उसके बाद 7 मई को एक दिवस और मनाया गया, सीमा सड़क संगठन का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीमा सड़क संगठन का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1960 में, 1960 में। और सीमा सड़क संगठन अभी चर्चा में भी रहा है 3 क्वेश्चनों से, तो मैं वो सभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि सीमा सड़क संगठन के ही द्वारा अभी जो पंजाब है, पंजाब में जो रावी नदी है, जो रावी नदी पे एक कसोवाल पुल का निर्माण किया था किसने, तो ये सीमा सड़क संगठन ने। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो ऊपरी सुबनसिरी जो नदी है उसके ऊपर भी एक पुल बनाया गया है, और उस पुल का नाम उसी नदी के नाम पर रखा गया है। ऊपरी सुबनसिरी जिला में बनाया गया है। और उस पुल का नाम क्या है, तो उस पुल का नाम है दापोरिजी पुल। क्या नाम है, तो दापोरिजी पुल नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया है सीमा सड़क संगठन ने। और उसके बाद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिंक रोड बना है उसको लिए भी किसने बनाया, तो उसके लिए सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही बनाया गया है। 5 मई के लिए बनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस, और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी इसी दिन मनाया गया था। उसके बाद इंटरनेशनल वाइफ्स डे ये भी मनाया गया था 5 मई के लिए ही। 4 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 3 मई के लिए मनाया गया था, तो 3 मई के लिए थोड़ा उल्टा हो गया, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिए। 3 मई वाला ये वाला है, तो 3 मई के लिए मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और अभी एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसमें 142वां स्थान रहा है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और 2 मई के लिए मनाया गया है विश्व ट्यूना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस। 1 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद 1 मई के लिए ही गुजरात व महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रोफेसर तथा शिक्षाविद तथा साहित्यकार, इनका नाम है अजीज सुज्जमन, का निधन हो गया। मतलब ये किस देश से बिलोंग करते थे, इनका नाम है अजीज सुज्जमन, जो कि एक प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे और साहित्यकार भी थे। तो ये बिलोंग करते थे बांग्लादेश से। हालांकि ये रहने वाले कोलकाता के थे, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश चले गए थे, तो इसलिए ये बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में ही चले गए थे बहुत पहले ही। तो बांग्लादेश के ये बहुत ही प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे और ये साहित्यकार थे, जिनका नाम है अजीज सुज्जमन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2014 में इनके लिए पद्म भूषण भी दिया गया है। बात चलिए बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्दा है टका, और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हामिद। अगर बात करें ही बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के एक बौद्ध धर्मगुरु भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका क्या नाम था, बौद्ध धर्मगुरु का क्या नाम था उनका, बांग्लादेश के बहुत ही फेमस बौद्ध धर्मगुरु थे, मुझे शायद नाम ध्यान नहीं आ रहा है। शुद्धानंद महात्रो, उनका नाम था शुद्धानंद महात्रो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के बौद्ध धर्मगुरु थे जिनका नाम था शुद्धानंद महात्रो, इनका भी निधन हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2012 में इनके लिए युक्से पदक भी दिया गया था। अब बात करें कुछ अन्य निधन की, तो अभी देवेश राय का निधन हुआ है। तो ये कौन थे, तो ये बंगाली भाषा के लेखक थे, और इनके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था तीस्ता परेर बेटेंटो उपन्यास के लिए इन्हें देवेश राय के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात करते हैं निधनों के रिविजनों की। तो कुछ समय पहले ही मैंने नोट करा है बेटी राइट का निधन हुआ है। ये कौन थी, तो ये गायक थी और ये ग्रैमी अवार्ड विजेता थी। साईं गुंडेवार ये बॉलीवुड अभिनेता थे जिन्होंने कि पीके और लॉक ऑन फिल्म जैसी मूवी में काम भी किया है। मनमीत सिंह बालिया ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे। पंडाटा कुटुप्पा ये कौन थे, ये हॉकी के रेफरी थे, और इसके साथ साथ इन्होंने कोडावा फैमिली हॉकी जो टूर्नामेंट होता है, कर्नाटक का फेमस टूर्नामेंट है, उसके संस्थापक थे। हरिशंकर बासुदेवन का निधन हुआ है। ये कौन थे, तो ये फेमस इतिहासकार थे। रॉब्स गिब्स का निधन हुआ है, ये फिल्म निर्देशक थे और उसके साथ साथ ये राइटर भी थे, एनिमेटेड फिल्मों की राइटिंग करते थे। और कहाँ के से बिलोंग करते थे, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। वहीं अजय कुमार त्रिपाठी ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके साथ साथ ये लोकपाल के पूर्व सदस्य भी रहे थे। KS निसार अहमद ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये एक लेखक थे। माइकल रॉबिन्सन ये फुटबॉलर थे जो कि लीवर फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते थे। चुन्नी गोस्वामी ये फुटबॉलर थे, फुटबॉलर इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये इसके साथ साथ ये क्रिकेटर भी थे, क्योंकि 1962 का जो एशियाई गेम्स हुआ था उसमें जो भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उसमें उस टीम के ये कप्तान रहे थे चुन्नी गोस्वामी। और ये बंगाल की जो रणजी
रणजी टीम थी, उसके ये कैप्टन भी थे चुन्नी गोस्वामी। तो इनके पास दो दो कलाएँ थी, एक क्रिकेटर की और दूसरी फुटबॉलर की। उसके बाद ट्राई स्नेड, ये गायक थे। डेनिस गोल्डबर्ग, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे दक्षिण अफ्रीका के, जो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के द्वारा जो रंगभेद आंदोलन चलाया गया था उसमें ये नेल्सन मंडेला के सहयोगी भी थे। उसके बाद इरफान खान और ऋषि कपूर का भी निधन हुआ था इस मंथ के स्टार्टिंग में ही। तो ये बॉलीवुड के अभिनेता थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बौद्धिकता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हेटफुल मीम्स को पहचानने के लिए किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये हेटफुल मीम्स चैलेंज एक प्रतियोगिता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो हेटफुल मीम्स होती हैं उनको पहचानने के लिए रखी गई है। और ये जो प्रतियोगिता है इसके लिए शुरू किया है फेसबुक कंपनी ने। अगर बात करें फेसबुक एक सोशल साइट है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और उसके बाद जो CEO हैं फेसबुक के, तो वो कौन है, वो है मार्क जुकरबर्ग। अगर बात करें फेसबुक की, तो कुछ समय पहले ही फर्जी खबरों के प्रचार जो होता है उसको रोकने के लिए फेसबुक द्वारा बांग्लादेश में अभी थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम नाम से एक पहल चलाई गई थी। इसका आयोजन किया गया था, क्या नाम था, तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम भी शुरू किया था बांग्लादेश में। उसके बाद बात करें तो अभी पंजाब जो सरकार है, तो पंजाब सरकार ने फेसबुक के साथ मिलकर एक चैटबॉट भी विकसित किया है। तो ये 2-3 पॉइंट है फेसबुक से इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को वेंटिलेटर देने की घोषणा की है। तो भारत को वेंटिलेटर जो देने की घोषणा की है वो अमेरिका ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो वेंटिलेटर दिए जाएंगे इनका कोई भी शुल्क भारत से नहीं लिया जाएगा। ये घोषणा की है किसने, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा निःशुल्क वेंटिलेटर प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है भारत के लिए। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मतलब कि वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक इस वर्ष कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो उज्ज्वला योजना ने पूरे कर लिए हैं 4 वर्ष। और उज्ज्वला योजना है क्या, तो इसके तहत होता क्या है, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए सिलेंडर जो होते हैं मतलब कि गैस प्रोवाइड कराई जाती है। और 16 मई 2016 को शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आई फील यू नामक ब्रेसलेट का विकास किस देश के द्वारा किया गया है। इसका आंसर था इटली। दूसरा क्वेश्चन पूछा था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो ये बनी है बी विद्यावती, जो कि उषा शर्मा का स्थान लेंगे। और शायद मैंने कल आपके लिए जो क्वेश्चन दिए थे उनका शायद मैंने एक आंसर गलत बता दिया है, शायद वो CBSE वाला है। चलो मैं देख लूँगा पीछे, अभी मैं सही करा दूँगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बन गई हैं बी विद्यावती। तीसरा क्वेश्चन था किस राज्य द्वारा होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर था उत्तराखंड। चौथा क्वेश्चन था किसकी अध्यक्षता में लॉकडाउन के बाद पुनः खेल प्रशिक्षण के लिए समिति का गठन किया है। तो ये जो समिति बनी है वो रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में बनी है। पांचवा क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान तथा पहले स्थान पर कौन रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 74वां और पहले स्थान पर रहा है इस सूचकांक में स्वीडन। छठा क्वेश्चन पूछा था नाडा के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल होने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन है। तो ये कौन है, तो इनका नाम है अखिल कुमार। सातवां क्वेश्चन पूछा था किस बैंक के द्वारा भारत को $1 बिलियन की सहायता राशि दी गई है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने देने की घोषणा की है, जो कि ब्रिक्स जो देश हैं उन जो ब्रिक्स समूह है उसके द्वारा बनाई हुई बैंक है। आठवां क्वेश्चन मैंने पूछा था वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किस आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आयोग इस पहल का क्रियान्वयन किया जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ही सुरेंद्रनगर गुजरात में ही भारत का पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की भी स्थापना की है। नौवां मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इस चिक्की का विकास किया गया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो CFTRI इसके लिए शॉर्ट में बोलते हैं। अब बात करते हैं, अब मैं देख लूँ एक बार क्वेश्चन वो कौन सा था। ये क्वेश्चन था CBSE के जो नए अध्यक्ष हैं, ये मैंने आपके लिए आंसर गलत बता दिया था, विद्यावती नहीं है, इनका नाम है मनोज आहूजा, जो मैंने कल आपके लिए करंट अफेयर लिखाई थी। तो उन करंट अफेयर में मैंने कल आपके लिए ये क्वेश्चन मतलब इन क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपके लिए बताया था। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए परसों दिए थे और कल मैंने इनके आंसर बताए हैं। तो ये क्वेश्चन सही कर लेना। इनका नाम है मनोज आहूजा। जो भी विद्यावती बनी है वो ASI मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनी है।
बात करते हैं आज संबंधित क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है मातृ स्मृति योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है। पहला इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका क्वेश्चन है किसके द्वारा फैमिली सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन बताना है NRAI द्वारा मतलब कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा देश को समर्पित की गई स्वचालित जो मशीन है जो कि कोविड-19 का परीक्षण करेगी, तो इस मशीन का नाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन बताना है कि यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश कौन बना है। और छठा क्वेश्चन बताना है ICG मतलब कि भारतीय तटरक्षक बल मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पोत ICGS सचेत का जलावतरण कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।